नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। आओ बच्चों, आज हम एक नए पाठ के साथ अपनी शुरुआत करते हैं। आज का पाठ है हमारा कक्षा 9 का निर्धनता एक चुनौती, जो कि आपकी अर्थशास्त्र पुस्तक का तीसरा पाठ है। तो बच्चों, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, निर्धनता, आप यहाँ देख सकते हैं, निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता की परिभाषा क्या होती है बच्चों? हम किस व्यक्ति को निर्धन कहेंगे? कोई बता सकता है आप में से? थोड़ा सोचो। आओ बच्चों, मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। बच्चों, परिभाषा देखिए, एक ऐसी दशा जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, रोटी, कपड़ा और मकान को पूरा कर पाने में असमर्थ होता है। तो बच्चों, निर्धन व्यक्ति हम किसे कहेंगे? जो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी होती है, कपड़ा होता है और मकान, इनको पूरा नहीं कर पाता है, हम उस व्यक्ति को निर्धन कहेंगे। तो बच्चों, हम सड़कों पर कई लोगों को देखते हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सड़कों पर लोगों से भीख भी मांगते दिखाई देते हैं। तो बच्चों, हम उनको निर्धन कहते हैं। आओ बच्चों, आगे मैं आपको बताती हूँ निर्धनता से संबंधित मुद्दे। निर्धनता से संबंधित हमारे पास 6 मुद्दे हैं। पहला, भूमिहीनता। दूसरा, बेरोजगारी। तीसरा, परिवार का आकार। चौथा, निरक्षरता। पांचवा, खराब स्वास्थ्य। और छठा, बाल श्रम। तो बच्चों, निर्धनता से जो जुड़ा हुआ पहला मुद्दा है वो है भूमिहीनता। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में हम ऐसा मानते हैं कि जिनके पास भूमि नहीं होती है उसे हम निर्धन कहते हैं। दूसरा है हमारा बेरोजगारी। जिनके पास काम नहीं होता है, जो कोई श्रम नहीं करते हैं, वो हमेशा ही निर्धनता का जीवन व्यतीत करते हैं। तो बेरोजगारी निर्धनता से जुड़ा हुआ दूसरा मुद्दा है। तीसरा, परिवार का आकार। जिनके घरों में परिवार का आकार बड़ा है, उनके घरों में निर्धनता ज़्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए कहा जाता है छोटा परिवार सुखी परिवार। अगला मुद्दा है निरक्षरता। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, निरक्षर रह जाते हैं, उनको भी निर्धनता का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, ताकि कोई भी बच्चा पीछे ना रहे और अपने जीवन में सफल रहे। अब है बच्चों खराब स्वास्थ्य। जो कुपोषित होते हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, वो बच्चा या वो लोग ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाते और ठीक से काम भी नहीं कर पाते। तो जब आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ठीक से काम नहीं कर पाओगे, तो आपके जीवन में निर्धनता का सामना होगा। इसीलिए कहा जाता है कि खाना जो है अच्छे से खाना चाहिए और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अगला है बाल श्रम। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को होटलों में, ढाबों में काम करते हुए। तो बेटा, जो बाल श्रम है, अगर बच्चा पढ़ाई की उम्र में ये काम करेगा तो वो पढ़ाई कैसे करेगा, और जब वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा तो वो अपनी ज़िंदगी में सफल कैसे होगा और वो निर्धनता का जीवन व्यतीत करेगा। तो ये 6 मुद्दे हैं। तो बच्चों, आपने निर्धनता की परिभाषा तो जान ली है। आओ अब हम निर्धनता के 2 विशिष्ट मामले देखें। पहला शहरी निर्धनता और दूसरा ग्रामीण निर्धनता। तो बच्चों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ इन दोनों ही मामलों के लिए। तो पहला हम सुनेंगे शहरी निर्धनता। 33 वर्षीय राम सरन झारखंड के रांची में गेहूं के आटे की मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में कार्य करता है। उसे कभी रोजगार मिलता है तो वे महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। यह 6 सदस्यों का परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसमें उसकी 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं। उसे रामगढ़ के समीप गांव में रह रहे बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। उसके भूमिहीन श्रमिक माता पिता जीवन निर्वाह के लिए रामचरण और हजारीबाग में रह रहे उसके भाइयों पर निर्भर है। रामचरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ बस्ती वाले किराए के मकान में रहता है। ये ईंट से बना कच्चा काम चलाऊ झोंपड़ी का मकान है। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का कार्य करती है और महीने का 800 रुपया कमा लेती है। वे दिन में 2 बार दाल चावल का भोजन जुटा लेते हैं, पर ये उनके लिए पर्याप्त नहीं होता।
उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान में सहायक का कार्य करता है और 300 रुपये और कमा लेता है। उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं। नए कपड़े भी तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने कपड़े बिल्कुल फट जाते हैं। जूते पहनना विलासिता है। छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होती। बच्चों ये था शहरी निर्धनता का उदाहरण। अब बात करते हैं ग्रामीण निर्धनता की। आओ दूसरी कहानी सुने जो ग्रामीण निर्धनता पर आधारित है। लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव में रहने वाला व्यक्ति है। उसके परिवार के पास कोई भी भूमि नहीं है, इसीलिए वे बड़े किसानों के छोटे मोटे कार्य करता है। काम अनियमित होता है, आय भी वैसी ही होती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले सिर्फ 50 रुपये ही मिलते हैं, लेकिन प्रायः खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उससे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूं, दाल, थोड़ी सी सब्जी मिल पाती है। 8 सदस्यों के परिवार में हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता है। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोंपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों में जलाने वाली लकड़ी बीनने में ही उनका समय गुजार देती हैं। उसके पिता जो तपेदिक के मरीज थे, चिकित्सा के अभाव के कारण 2 वर्ष पूर्व ही मृत्यु हो गई। उसकी मां अब उसी बीमारी से ग्रस्त है और उनका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। गांव में प्राथमिक विद्यालय है। लखा वहां भी नहीं गया। 10 वर्ष की उम्र में ही उसे काम शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना वर्षों में ही संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता है। तो बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं कि इन 2 उदाहरणों के द्वारा हमें 2 प्रकार की निर्धनता, शहरी निर्धनता व ग्रामीण निर्धनता का पता चलता है। आओ बच्चों, हम पाठ को आगे बढ़ाएं। बच्चों, अब हम बात करेंगे अगले उपविषय की, सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता। चूँकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से दिखाते हैं। सामान्यतः प्रयोग में किए जाने वाले जो सूचक हैं वो पहला है आय और उपभोग, दूसरा निरक्षरता स्तर, तीसरा कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, चौथा स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, पांचवा रोजगार की कमी, छठा सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचक के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि निर्धनता जो है उसके कितने पहलू हैं। आओ बच्चों, अब हम बात करते हैं सामाजिक अपवर्जन की। सामाजिक अपवर्जन क्या होता है बच्चों? निर्धनों को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। इसे ही सामाजिक अपवर्जन कहा जाता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकते हैं। मोटे तौर पर एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपरिवर्जित रहते हैं जिनका उपयोग दूसरे करते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय ही बहुत कम नहीं करता, बल्कि ये इससे भी कहीं अधिक क्षति पहुंचा सकता है। दूसरा है असुरक्षा। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदाय जैसे पिछड़ी जाति के सदस्य या कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताते हैं। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, सुनामी, आतंकवादी मामलों में इन समूह के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है
चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप, नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की संभावना का निरूपण असुरक्षा है। तो बच्चों, हमने यहाँ पर असुरक्षा और सामाजिक अपवर्जन को जाना। बच्चों, आओ अब हम पढ़ते हैं अगला विषय, निर्धनता रेखा। निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता का आकलन एक सर्वमान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मापदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण, अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में अब भी कार विलासिता मानी जाती है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकताएं, कपड़े, जूते, ईंधन, प्रकाश, शैक्षणिक एवं चिकित्सक संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। आओ बच्चों, अब हम देखते हैं निर्धनता रेखा के मापक। निर्धनता रेखा के जो दो मुख्य मापक हैं वो है प्रति व्यक्ति आय और दूसरा है कैलोरी। पहला, प्रति व्यक्ति आय। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 816 रुपये मासिक आय तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 1000 रुपये मासिक आय से कम मानी गई है। ये 2011 और 12 के अनुसार है। तो दूसरा है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी की भोजन की आवश्यकता होती है। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती है। इस प्रकार वर्ष 2011-12 ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 5 सदस्यों के परिवार निर्धनता रेखा से नीचे होगा यदि उसकी आय लगभग 4080 रुपये प्रति माह से कम होगी। इसी तरह परिवार जो शहरी क्षेत्रों में रहता है अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम से कम 5000 रुपये प्रति माह की आवश्यकता होगी। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। ये सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO द्वारा किया जाता है। यद्यपि विकासशील देशों के बीच तुलना के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए मानक का प्रयोग करते हैं, जैसे $1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन समतुल्य उपलब्धता के आधार पर। निर्धनता के अनुमान अगला हमारा उपविषय है जो हम शुरू करने वाले हैं। भारत में निर्धनता अनुपात 1993 और 94 में कुल जनसंख्या का 45% निर्धनता रेखा से नीचे था, जो कि 2004-05 में घटकर 37% और 2011-12 में घटकर 22% रह गया। निर्धन लोगों की संख्या 270 मिलियन वर्ष 2011-12 के बीच हुई। बच्चों, आओ हम तालिका 3.1 पर नज़र डालें। तो बच्चों, तालिका 3.1 भारत में निर्धनता के अनुमान। आप इस तालिका में देख सकते हैं वर्ष दिए गए हैं और निर्धनता अनुपात प्रतिशत में और दूसरी तरफ निर्धनों की संख्या करोड़ों में। तो आप देख सकते हैं कि निर्धन जो हैं उनकी संख्या ग्रामीणों में ज़्यादा है जबकि शहरी में कम है। उसी तरह से हर वर्ष 1993, 94, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012 सभी में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों की संख्या अधिक है शहरी लोगों की संख्या के तुलना में। दूसरी तरफ आप देख सकते हो निर्धनों की संख्या करोड़ों में। यहाँ भी आपको ग्रामीण की संख्या अधिक दिख रही है जबकि शहरी जनसंख्या में निर्धनों की संख्या कम है। तो बच्चों, इस तालिका का अध्ययन कीजिए
और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला, 1993-94 और 2004-05 के मध्य निर्धनता अनुपात में गिरावट आने के बावजूद निर्धनों की संख्या 407 करोड़ के लगभग क्यों बनी रही? दूसरा प्रश्न, क्या भारत में निर्धनता में कमी की गति ग्रामीण और शहरी भारत में समान है? तो बच्चों, ये 2 प्रश्न मैंने आपके लिए रखे हैं गृह कार्य में। ये आप ज़रूर करिएगा इस तालिका को देखते हुए। आओ बच्चों, हम अपना अगला विषय शुरू करते हैं। असुरक्षित समूह। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं, वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार। आर्थिक समूह में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार है। निम्नलिखित आरेख 3.1 इन सभी समूह के निर्धन लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। तो बच्चों, आओ हम आरेख 3.1 देखें। यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूह के लिए 22 है। अनुसूचित जनजाति के 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। अनुसूचित जनजाति के 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 34% अनियत मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे हैं। लगभग 34% अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में और 29% अनुसूचित जातियां भी निर्धन हैं। अध्ययनों ने दर्शाया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य सभी 3 समूह अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार में निर्धनता में कमी आई है। इन सामाजिक समूह के अतिरिक्त परिवार में भी आय असमानता है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं, जैसे महिलाएं, वृद्ध और बच्चियां। इन तक परिवारों में उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच नहीं है। आओ बच्चों, हम आरेख 3.2 देखें। आरेख 3.2 अंतर्राज्यीय असमानताओं को दर्शा रहा है। तो हमारा जो अगला उपविषय है अंतर्राज्यीय असमानताएं, उसी के अंतर्गत ये आरेख आता है। तो पहले हम इस आरेख पर नज़र डालेंगे। इस आरेख को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण 2017 और 18 के अनुसार भारत के चुनिंदा राज्यों में निर्धनता अनुपात 2011 जनगणना के अनुसार। तो बच्चों, आप देखिए इस आरेख को ध्यान से और इसका अध्ययन करिए। तो मैं आपसे इसमें प्रश्न पूछती हूँ। पहला, 3 राज्यों की पहचान करें जहां निर्धनता अनुपात सर्वाधिक है। तो बच्चों, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो जो दंड दिख रहे हैं आपको इस आरेख में, तो उसमें सबसे ऊंचे जो दंड है वो है बिहार, ओडिशा, असम। ये 3 राज्य हैं जहां निर्धनता अनुपात सर्वाधिक है। तो अगला प्रश्न बच्चों, 3 राज्यों की पहचान करें जहां निर्धनता अनुपात सबसे कम है। तो इस आरेख को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। इन 3 राज्यों का अनुपात निर्धनता का सबसे कम है। भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है, प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। अगला विषय है हमारा वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। अब हम विश्व स्तर पर निर्धनता को देखते हैं। विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 36% से गिरकर 2015 में 10% हो गया। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बृहत क्षेत्रीय भिन्नताएं भी पाई गई हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहत निवेश के कारण चीन और दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। आओ बच्चों, हम तालिका 3.2 देखें। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा अर्थात $1.9 प्रतिदिन से नीचे की जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार विभिन्न देशों में निर्धनता के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास के लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव है।
बच्चों आरेख 3.3 और 3.4 को भी ध्यान से देखें। 3.3 जो हमें दर्शाता है वो है प्रतिदिन $1.9 पर जीवन यापन करने वाले लोग 2005 से 2015 तक। इसमें आपको 5 क्षेत्र दिख रहे हैं। पहला, नीले रंग में चीन, संतरी रंग में पूर्वी एशिया एवं प्रशांत, हरे रंग में सब सहारा अफ्रीका, पीले रंग में लैटिन अमेरिका व कैरेबियन और बैंगनी रंग में दक्षिणी एशिया। तो आप यहाँ पर सभी क्षेत्रों को ध्यान से देख सकते हैं। उसी प्रकार नीचे भी क्षेत्रानुसार निर्धनों की संख्या $1.90 प्रतिदिन मिलियन के अनुसार। यहाँ भी आप देख सकते हैं नीला कलर सब सहारा अफ्रीका को दिखा रहा है, बैंगनी कलर दक्षिणी एशिया को दर्शा रहा है, हरा लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन को और संतरी पूर्वी एशिया एवं प्रशांत को और पीला चीन को। आओ बच्चों, अब हम भारत में निर्धनता के कारणों का पता लगाएं। भारत में निर्धनता को जानने के लिए हमें पुराने समय में जाना पड़ेगा, क्योंकि निर्धनता का जो मूल वजह है वो हमारे इतिहास में छिपी हुई है। तो बच्चों, निर्धनता के कारण में पहला कारण है ऐतिहासिक कारण। भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्प कार्य को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया। विकास की धीमी गति 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि हुई। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता चक्र बना रहा। दूसरा, सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर सृजित हुए, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त नहीं थे। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे। वे शहरों के बाहर झुग्गियों में रहने लगे और निर्धनता की समस्या, जो मुख्य रूप से ग्रामीण परिघटना थी, नगरीय क्षेत्र की भी एक विशेषता बन गई। तीसरा कारण, उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही है। इसका प्रमुख कारण है भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से नहीं निपट सके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसे प्रमुख नीति पहल को ज़्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। चूँकि भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक मुख्य कारण रहा। करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधर सकता था। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। अति निर्धन सहित भारत के लोग सामाजिक दायित्व और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे कृषि आगत की खरीदारी के लिए धनराशि की ज़रूरत होती है। चूँकि निर्धन कठिनाइयों से ही कोई बचत कर पाते हो, वे इसके लिए कर्जा लेते हैं। मूल्य भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों हैं। तो बच्चों, अगर हम साधारण शब्दों में देखें तो निर्धनता के यहाँ पर 5 कारण का उल्लेख है। पहला, लंबे काल तक गुलाम रहना। दूसरा, अधिक जनसंख्या। तीसरा, बेरोजगारी। चौथा, अशिक्षा। पांचवा, संसाधनों का असमान वितरण। आओ बच्चों, अब हम आगे बढ़ें और निर्धनता निरोधी उपाय के बारे में जानें। हमारी सरकार ने कई निर्धनता निरोधी उपाय को अपनाया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोटे तौर पर 2 कारकों की। पहला, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन। दूसरा, लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है। तो पहले की अगर हम बात करें
तो मानव विकास में निवेश के लिए ये आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। ये शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने को प्रोत्साहित करती है। दूसरा, इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों को स्पष्ट आवश्यकता है। यद्यपि ऐसे अनेक योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है। उनमें से कुछ का उल्लेख हम यहाँ कर रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, जिसे हम मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। इसी तरह राज्य सरकारें भी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। एक और महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, जिसे 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। ये कार्यक्रम उन्हीं सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। इसका कार्यान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया है और राज्य को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक बार NREGA लागू हो जाए तो काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। अगला कार्यक्रम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये एक अन्य योजना है जिसे 1993 में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार को अवसर सृजित करना है। आओ बच्चों, अब हम कुछ प्रश्न उत्तर पूछते हैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ आया होगा, तो आप इन प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही तरीके से देंगे। बच्चों, निर्धनता किसे कहते हैं? ऐसी दशा जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए भोजन, वस्त्र और मकान जैसी आधारभूत आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन कितने कैलोरी भोजन की आवश्यकता है? उत्तर है 24 कैलोरी। अगला प्रश्न, भारत में नगरीय क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन कितने कैलोरी भोजन की आवश्यकता है? उत्तर है 2100 कैलोरी। अगला प्रश्न, काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? उत्तर है सन 2004 में। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आरंभ की गई? उत्तर है 1993 में। अगला प्रश्न, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? उत्तर है 1995 में। अगला प्रश्न, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आरंभ की गई? उत्तर है 1999 में। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आरंभ की गई? उत्तर है सन 2000 में। अगला प्रश्न, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कितने वर्ष के बाद होता है? उत्तर है 5 वर्ष के बाद। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कौन करता है? उत्तर है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO। तो बच्चों, आज जो मैंने आपको पाठ पढ़ाया, आशा करती हूँ आपकी समझ में ज़रूर आया होगा और आप सारे बच्चे इसे एक बार खुद भी पढ़ें और समझने का प्रयत्न करें। तो बच्चों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। तो बच्चों, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। नमस्कार, धन्यवाद।